टेंस से अपना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या कह सकते हैं, अरे अजीब सा लग रहा है। डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या कह सकते हैं बताओ। टेंस बेसिकली अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो टेंस क्या है, वर्ब की फॉर्म है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है नहीं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की वर्ब होती है, समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 4 टाइप की वर्ब हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ वर्ब के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। बहुत सी किताब में 5 भी लिखे होते हैं लेकिन होते 4 ही हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ब जो कि मेन वर्ब है, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसकी फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट को दिखाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाती है, और फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो कंटिन्यूस एक्शन को दिखाती है। किसको दिखाती है, कंटिन्यूस एक्शन को। बहुत सी बुक्स में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी दे रखी होती है जिसको एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं। भाई फिफ्थ फॉर्म होती नहीं है, जेनुअनली फिफ्थ फॉर्म यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिफ्थ फॉर्म है। प्रेजेंट में एस ई एस वाली और विदाउट एस ई एस वाली दोनों ही आती हैं, तो यही फॉर्म है जो है, ठीक है। वर्ब की बेसिकली 4 फॉर्म होती हैं, ठीक है। अगर मैं वर्ब की फॉर्म्स की बात करूँ तो 4 फॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म आई है तो प्रेजेंट को दिखा रहा है, सेकंड आई है तो पास्ट को दिखा रहा है, थर्ड आई है तो परफेक्ट को दिखा रहा है, और फोर्थ आई है तो कंटिन्यूस को आप दिखा रहे हैं। 4 बातें रही हैं। उसके बाद कुछ बेसिक वर्ब्स हमारे पास होती हैं, उनकी फॉर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिनसे मिलकर टेंस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले टेंस की फॉर्मेशन सीखनी बड़ी ज़रूरी है, समझ रहे हो। टेंस की फॉर्मेशन नहीं सीखी तो समझ लो मामला ख़राब हो जाएगा। पहले टेंस पता होना चाहिए कौन सा टेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा बी जो फॉर्म है वो बेसिकली कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। बी जो फॉर्म है वो कौन से टेंस के लिए, कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ होती है। हर एक वर्ब की 4 फॉर्म होती है, मैंने बताया, जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म और बी की फोर्थ फॉर्म। ऐसी हमारे पास एक फॉर्म होती है हैव, है ना। जो हैव फॉर्म होती है वो परफेक्ट की फैमिली में आती है। किसकी फैमिली में, परफेक्ट की फैमिली में आती है। और इसकी भी 4 फॉर्म्स होंगी, वर्ब की 4 फॉर्म्स तो होती हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता होनी चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनसे मिलकर टेंस बनता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ टेंस जरूरी है, आपको पता हो कौन सा टेंस कैसे बनेगा कैसे नहीं। अगर आप ये बेसिक समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ईजी होगा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है, चीज़ें टैकल करना है। जैसे बी वर्ब की बात करूँ, बेस फॉर्म तो बी ही है लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर होती है। या मैं आपसे पूछूँ इज एम आर किससे बना है, बी वर्ब से बना है। सेकंड फॉर्म जैसे वाज वर्ब होती है, आपको पता है वाज वर्ब बी से बना है। थर्ड फॉर्म बी की क्या बनेगी, बीन बनेगी। और फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है क्या बनेगी, बीइंग बनेगी। ऐसे ही देखो हैव की बात करें तो हैज़ है फर्स्ट फॉर्म होता है, सबको पता होगा। सेकंड फॉर्म हैड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। फोर्थ फॉर्म हैविंग होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्म्स हमारे पास हैं। हैव कभी कहीं भी परफेक्ट की बात आएगी तो समझ लो हैव फैमिली आएगी, कहीं भी कंटिन्यूस की बात आएगी तो समझ लो बी फैमिली आएगी ही आएगी। और ये तो मैंने आपको बताया है, ये जो साइड के मैंने बताए हैं वर्ब के फॉर्म्स, तो वर्ब के 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी आपको पता होनी बेसिकली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम टेंस की बात करें कि भाई हमारे टेंस होते कैसे कैसे हैं। देखो टोटल तो आपने जनरली 12 टाइप की चीज़ें पढ़ी होंगी, 12 टाइप के टेंस होते हैं, लेकिन 12 बनते कैसे हैं। देखो टाइम 3 टाइप का होगा, प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर। एक बात तो ये रही, एक प्रेजेंट होगा, एक पास्ट होगा, एक फ्यूचर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको जगह दे देते हैं। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है, ठीक है साहब। दूसरी बात, अगर मैं टेंस की बात करूँ, टेंस हमारे बेसिकली 4 बनेंगे, उनके 4 के 3 टाइम बन जाते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, और एक हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। तो बेसिकली 4 ये इंडेफिनिट है। इन 4 जैसे इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम ऐसी कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। सेम ऐसी परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसी 4 के 3 टाइम के हिसाब से 12 टेंस टोटल आपके बन जाते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो वर्ब सिखाई हैं ऊपर, वो मैंने आपको जो वर्ब दी हैं वो 2 टेंस की दी हैं, कंटिन्यूस की और किसकी, परफेक्ट की। हमने कंटिन्यूस और परफेक्ट की बात करी है। इंडेफिनिट की मैंने आपको कोई वर्ब दी नहीं और कोई होती भी नहीं है। डू डज डिड होते हैं, वो आपके नेगेटिव में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के। फिलहाल इंडेफिनिट में जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई और वर्ब आप यूज़ करेंगे नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको पता है फ्यूचर दिखाने के लिए जनरली वर्ब तो यूज़ होती है, लेकिन फ्यूचर दिखाने के लिए मॉडल्स यूज़ होते हैं कुछ, विल और शैल, है ना।
और आपको पता है मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, बोले सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, विल शैल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी सी कहानी है इंडेफिनिट की। अब मैंने आपसे कंटिन्यूस के बारे में बात करी, तो मैंने आपको बताया कंटिन्यूस के साथ एक फैमिली है हमारी जिसका यूज़ आपको करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। अब कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको देखना है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करूं, कंटिन्यूस में प्रेजेंट दिखाने के लिए किसका यूज़ कर रहा है, इज, एम, आर का। तो प्रेजेंट दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे, इज, एम, आर। कंटिन्यूस की फैमिली बी वर्ब होती है, तो कंटिन्यूस के लिए इज, एम, आर का यूज़ करा। और साथ में कंटिन्यूस मतलब मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये देख लो। कंटिन्यूस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, कंटिन्यूस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेम देखो, पास्ट को दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं कंटिन्यूस में, वॉज वर्ब का। पास्ट और कंटिन्यूस के लिए तो आईएनजी फॉर्म आती ही है, ठीक है साहब। फ्यूचर आपको सिखा दिया मैंने, फ्यूचर के लिए विल आता है या फिर शैल आता है, ठीक है साहब, विल शैल प्लस। अब आप कहोगे सर फ्यूचर हो गया, मैंने कहा यार फ्यूचर तो हो गया, बोले फ्यूचर के लिए विल शैल लगा दिया, मैंने कहा लगा दिया। अब आप कहोगे सर कंटिन्यूस, मैंने कहा यार कंटिन्यूस के लिए क्या लगा दूँ, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। लेकिन समस्या एक हो जाएगी, विल शैल फ्यूचर को दिखाता है, फ्यूचर के साथ आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है, सॉरी मॉडल्स के साथ आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है। विल शैल तो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ आईएनजी फॉर्म आती नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी कोई ना कोई, समझ रहे हो। कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म, मॉडल्स के लिए विल शैल या फ्यूचर दिखाने के लिए विल शैल। लेकिन विल शैल के साथ अगर आप लिख दोगे विल शैल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ मैं लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन ये है कि विल शैल के साथ आईएनजी फॉर्म तो आती ही नहीं है, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म रखनी भी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है। तो मैंने कहा विल शैल के साथ आईएनजी रख लेंगे, लेकिन मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म भी तो चाहिए, और जब फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बेस फॉर्म रखो। फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो कौन सी फॉर्म रखो, बेस फॉर्म। आप कहोगे सर बी क्यों रखा, अरे अभी तो बताया बी कौन सा, बी किसका बेस फॉर्म है, बी बेस फॉर्म है कंटिन्यूस टेंस का। तो हमने अपनी तरफ से बी रख लिया, और साथ में कंटिन्यूस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म रख ली, आईएनजी फॉर्म रख ली। बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये आपके रहे 3 टेंस, इंडेफिनिट हो गए, कंटिन्यूस के 3 हो गए। परफेक्ट की बात करता हूँ, अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूस को समझाने की बात करूँ तो परफेक्ट कंटिन्यूस के मामले में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की फैमिली में देखो, प्रेजेंट ये रहा, पास्ट ये रहा, परफेक्ट ये रहा और कंटिन्यूस ये रहा। तो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे कौन है, हैज, हैव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के लिए लगाओगे हैज या हैव, ठीक है साहब। और परफेक्ट के लिए कौन सी फॉर्म आती है जरा देखना, परफेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, देखो ध्यान से, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो साथ में ऐड कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम सिचुएशन है, नीचे करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है साहब। ये पास्ट है, जरा देखो, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यहाँ सेकंड फॉर्म कौन है, हेड है। यहाँ सेकंड फॉर्म कौन है, परफेक्ट में सेकंड फॉर्म कौन होती है, हेड होती है। तो हमने सेकंड फॉर्म लिख दी हेड। और परफेक्ट के लिए, परफेक्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के लिए आपको पता है, बोले सर विल शैल आता है, मैंने कहा सही बात है, बिल्कुल विल या शैल आता है। बोले सर परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आती है, विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन विल शैल अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा नहीं, विल शैल अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा नहीं, कैसे ले लेगा यार, विल शैल तो मॉडल है, मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं, मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपने कहा बोले सर थर्ड फॉर्म तो रख दो, लेकिन एक काम करो, मॉडल के साथ कोई फर्स्ट फॉर्म भी रख दो। मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म रखनी है तो बेस फॉर्म रखो। परफेक्ट की बेस फॉर्म कौन होती है, परफेक्ट बना ये हैज, हैव, हैड किससे बने, हैव से बने, मेन उनका बेस फॉर्म कौन है, हैव है। तो विल शैल, विल शैल के साथ हैव, और साथ में परफेक्ट को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ये आपके 9 टेंस मैंने आपको दिखा दिए बने कैसे हैं, बेसिक रीजंस मैंने आपको थोड़ी देने की कोशिश करी है। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब देखो समझदार को इशारा काफ़ी, अब की बार एक टेंस नहीं है, टेंस कितने हैं, 2 हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस साथ में चल रहा है। एक तो परफेक्ट है और एक क्या है, कंटिन्यूस है, दोनों साथ में चल रहे हैं। और साथ में रखना है प्रेजेंट, साथ में क्या रखना है, प्रेजेंट। आपको एक बात पता होगी, मैंने आपसे कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपके पास 2 हैं, मेन वर्ब हमेशा कितनी होगी, मेन वर्ब हमेशा एक ही होगी। मेन वर्ब कितनी होगी हमेशा, मेन वर्ब हमेशा एक ही होगी, समझ रहे हो, मेन वर्ब हमेशा एक होगी। तो मेन वर्ब जो होगी वो तो लास्ट वाले के हिसाब से आ जाएगी, जैसे कंटिन्यूस लिखा है, समझ रहे हो, कंटिन्यूस लिखा है सबसे लास्ट, जैसे यहाँ पे परफेक्ट था तो मेन वर्ब किसके हिसाब से ही, परफेक्ट के हिसाब से ही, ठीक है। यहाँ पे लिखा कंटिन्यूस तो मेन वर्ब किस हिसाब से ही, मेन वर्ब कंटिन्यूस के हिसाब से। यहाँ पे लिखा इंडेफिनिट तो मेन वर्ब इंडेफिनिट के हिसाब से ही, हालांकि इंडेफिनिट में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा है तो मेन वर्ब तो किसके हिसाब से आएगी, मेन वर्ब तो कंटिन्यूस के हिसाब से आएगी। लास्ट में कंटिन्यूस लिखा है, कंटिन्यूस के हिसाब से मेन वर्ब आएगी, अकेली मेन वर्ब होती है। परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों के हिसाब से नहीं आ सकती, केवल कंटिन्यूस के हिसाब से आएगी। कंटिन्यूस मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कहने का मतलब है जब भी मुझे मेन वर्ब रखनी होगी तो मेन वर्ब के रूप में क्या रख दूंगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लास्ट में आएगी। अब आपको सर इनका क्या करें, मैंने यार इनका क्या करना है, 2 हेल्पिंग वर्ब है,
कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 2। एक हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट के हिसाब से रख दो, एक हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस के हिसाब से रख दो। समझ रहे हो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस था तो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो मैंने हेल्पिंग वर्ब किसकी रखी? केवल कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रखी है, ये देखो ये रखी है। वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आपके पास परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दो को मिलाकर बनाए, तो 2 हेल्पिंग वर्ब रखो, एक हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की रख दो, एक हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस की रख दो। बोले सर समझाओ जरा, समझ नहीं आई, बताता हूँ। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो परफेक्ट जो हम बात करेंगे, परफेक्ट क्या है? परफेक्ट के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए प्रेजेंट क्या है? परफेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज या हैव। तो परफेक्ट के लिए आप क्या लिखेंगे? हैज या फिर हैव, ठीक है। हैज हैव के बाद कंटिन्यूस के लिए क्या लिखेंगे? कंटिन्यूस के लिए बोले सर रखनी, मेन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म ही है, कंटिन्यूस के लिए क्या रखोगे? अब आपको पता है हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म रखनी है वो किसकी रखनी है? परफेक्ट का तो हैज हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म रखनी है कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है जरा देखना, कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म होती है बीन। कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म कौन होती है? बीन। तो हैज हैव के साथ क्या लगाओगे? हैज हैव के साथ बीन लगाओगे। अब आप कहोगे सर आगे, अरे मैंने कहा आगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इससे आगे क्या है? इससे आगे तो मैंने कहा लास्ट में क्या आया? कंटिन्यूस आया, मेन वर्ब उसकी लगा दो। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट के लिए हैज हैव आ गया, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आ गया, कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म आ गया। तीनों के लिए एक चीज आ गई, प्रेजेंट के लिए हैज हैव आया, परफेक्ट के लिए बीन आया, और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म आई। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखो, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, परफेक्ट में सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है, हेड है ना। परफेक्ट के लिए बीन लगा दो, और कॉन्टिन्यूस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो? आईएनजी फॉर्म लगा दो। बस इतना करना है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्यूचर होता है विल या शैल, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब तुम्हें पता है विल शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। विल शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट, पहले परफेक्ट आया फिर कॉन्टिन्यूस आया, पहले परफेक्ट आया फिर कॉन्टिन्यूस आया, तो फर्स्ट फॉर्म किसकी रखोगे? फर्स्ट फॉर्म रखोगे परफेक्ट की, पहले परफेक्ट फिर कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। अरे बेस फॉर्म कौन होती है? परफेक्ट की बेस फॉर्म कौन होती है? हैव होती है। तो आपने यहाँ से हैव लिख लिया, विल शैल प्लस हैव, ठीक है। कंटिन्यूस परफेक्ट, अब हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बोले सर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन लगा दिया। उसके साथ भैया कंटिन्यूस है लास्ट में, देखो मेन वर्ब तो किसकी आई? कंटिन्यूस की, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? आईएनजी फॉर्म लगा दी। विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इस हिसाब से हमने 12 के 12 टेंस देख लिए कि 12 के 12 टेंस बनते कैसे हैं। देखो ये मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा जरूरी बात थी पढ़ाने के लिए, है ना, कि टेंस कैसे होते हैं। मैं मान के चल सकता था कि तुम्हें आते हैं, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दिए जिससे तुम्हारा एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कभी पता चला मैं कल को किसी टेंस का नाम ले रहा हूँ और आप कंफ्यूज हो कि यार ये क्या बोल दिया सर ने, मुझे तो पता ही नहीं है, कैसी बात कर दी, ये प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सर बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ होती है मुझे तो पता ही नहीं है। ये सिचुएशन ना हो, इस वजह से मैंने ऐसे आपको टेंस का बेसिक समझा दिया कि ऐसे ऐसे बेसिक होता है भाई, ये चीज़ है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी टेंस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है साहब। अब मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन शुरू करता हूँ कि भाई इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर क्या है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, क्वेश्चन जो मेनली बनते हैं वो ऊपर से बनते हैं, समझ रहे हो, ऊपर प्रेजेंट और पास्ट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, फ्यूचर से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी प्रेजेंट और पास्ट ही है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। क्वेश्चंस बेसिकली यहीं से बनते हैं। लेकिन हाँ पढ़ना तो फ्यूचर भी है। फ्यूचर मतलब बेसिकली ऐसा है कि फ्यूचर को हम रिलेट करेंगे खास करके कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम आएगा इसका। लेकिन पढ़ना हमें सारा ही है। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रेजेंट पास्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं अगर हम इनको भी डिवाइड करें तो। चलो भाई, सबसे पहला टेंस हमारे पास है क्या? सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो हम अगर इंडेफिनिट टेंस की बात कर लें, प्रेजेंट पास्ट तो बाद में कर लेंगे। अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करें, मैं आपसे कहूँ कि मैं बिल्कुल एक नए सिरे से बात करता हूँ इंडेफिनिट टेंस की। तो मुझे एक बात बताओ, इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली तो हमारे पास दो है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक बात ध्यान रखना, इन दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, कौन से में? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ध्यान रखना, इनके अफर्मेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। जब ये अफर्मेटिव में होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं डायरेक्ट, या वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर अगर ये दोनों निगेटिव बनते हैं, अगर ये क्या बनते हैं, दोनों निगेटिव बनते हैं या फिर क्या बनते हैं, इंटेरोगेटिव बनते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए।
अगर ये अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई टीच इंग्लिश, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, केवल एक वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है साहब। वहीं मैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाता हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट टीच इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब आई है ना। क्या आया, डू बेटे, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, ठीक है। अगर मैं इंटरोगेटिव बनाता हूँ इसी का तो आप क्या कहोगे, पहले वाले का इंटरोगेटिव बनाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश का जब कहोगे तो क्या कहोगे, डू आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश। तो सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो रखनी पड़ेगी, है ना। तो आपने लिखा डू आई टीच इंग्लिश, तो मैंने आपसे पूछा हेल्पिंग वर्ब आई, बोले सर बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आई। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो, है ना, हो सकता है बहुत से बच्चों को पता हो, लेकिन मेरा काम है बताने का, मैंने फिर भी आपको एक बार बता दिया। क्या, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब अगर आप यूज़ करोगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी डू या डज। सेम ऐसी पास्ट इंडेफिनिट अगर आपके पास है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है तो यूज़ करोगे डिड, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे डू या डज, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे डिड। क्लियर सी बात है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के, समझ रहे हो, तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वहीं मैं आपसे बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल लिख के देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट के। आई टीच इंग्लिश का ही कर लो, कुछ चेंज अगर करना चाह रहे हो तो, या मैं कहता हूँ आई वेंट देयर, बोले मैं वहाँ पे गया था, है ना। हेल्प अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वहीं मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो आप क्या कहेंगे, आई वेंट है ना, सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है ना, तो आप क्या कहोगे, आई डिड नॉट गो देयर। एक बात तो ये है कि अगर यहाँ पे डिड आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो नॉट के बाद जो वर्ब रखोगे फर्स्ट फॉर्म में रखोगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म के लिए आपने डिड यूज़ तो कर लिया। जब सेकंड फॉर्म के लिए डिड यूज़ कर लिया तो वर्ब अपने मूल रूप में रखी जाएगी। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ किया है। ये डिड जो है वो क्या ही है, हेल्पिंग वर्ब है। वहीं अगर मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊँ, तीसरा सेंटेंस देखो, तो आप क्या कहोगे, डिड आई वेंट देयर, नहीं डिड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ पे गया था, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद जो वर्ब आई है ये अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो अपने मूल रूप में है। किस रूप में है, अपने मूल रूप में। आप इसका ध्यान रखना, इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरू में सेकंड फॉर्म रख तो दी, बार बार थोड़ी सेकंड फॉर्म रखोगे। एक बार सेकंड फॉर्म डिड रख दिया तो दोबारा से रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया इंटरोगेटिव में, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ ये सेंटेंस कैसे हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। चाहें तो मैं आपके लिए इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, आप इसको ध्यान रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक है साहब। ये तो रही थोड़ी हेल्पिंग वर्ब की नॉलेज की, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बात करता हूँ कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट दिखाते किस किस को हैं, ठीक है। एक एक करके चलेंगे, मैं मुझे लगता है एक एक करके ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं, देखो ज़रा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी को, किसी चीज़ का बार बार होना। फ्रीक्वेंसी होती है हिंदी, किसी चीज़ का क्या होना, किसी चीज़ का बार बार होना फ्रीक्वेंसी है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, ठीक है। ये बात आपको पता हो। कुछ चीज़ें हैं जिससे रिलेट आप कर सकते हैं, जैसे मैं ए पॉइंट डालता हूँ, अगर कोई हैबिट या फिर कोई रूटीन को दिखाने वाला एक्शन है, हैबिट या कोई रूटीन को दिखाने वाला एक्शन है, तो उसके लिए निश्चित रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे बोले सर क्या क्या हो सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड है जो हैबिट या रूटीन, जैसे कहीं आपने ऑलवेज लगा देखा, ऑलवेज मतलब काम, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक बार नहीं हमेशा हो रहा है, ठीक है नहीं। फ्रीक्वेंसी कहीं शब्द आपने देखा, किसी किसी के साथ किसी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी आपने वर्ड लगा देखा, फ्रीक्वेंसी मतलब वो काम बार बार होता है। सॉरी, आजकल बुखार चल रहा है यार, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है, बहुत ज़ोर से चाय पीने की इच्छा है। इस क्लास के बाद आपकी बना के पियेंगे,
देखो भाई, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंसी है, यूजुअली है, ठीक है साहब। ऑफन, ऑफन मतलब किसी काम का अक्सर होना, ठीक है। ओकेशनली कई बार देखने के लिए एक वर्ड आपको मिल जाता है, डॉट 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 ETC। ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, यूजुअली मतलब अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, ओकेशनली मतलब किसी काम का बार बार होना, किसी खास ओकेशन पे होना। जैसे मैंने कहा, हर दिवाली पर हम नए कपड़े खरीदते हैं, तो भले से साल में एक बार हो रहा है, लेकिन वो काम बार बार हो रहा है। और अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, और वो काम फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आएगी। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आप बेहतर समझ पाओगे, टेंशन डालो। लेकिन एग्जाम्पल तक पहुंचने के लिए मैं दो चार चीज़ें इकट्ठी करना चाह रहा हूँ जिससे टाइम कम लगे। कई बार एवरी लगा होता है, और एवरी के साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन लिखा होता है, समझ रहे हो। एवरी के साथ कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन लिखा होगा। टाइम एक्सप्रेशन मतलब किसी भी प्रकार का कोई टाइम लिखा होगा, तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं एक बात, ठीक है। जैसे जैसे कुछ भी कह लो, जैसे आप कह लो कि भाई एवरी ईयर, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी सेकंड, ठीक है। कुछ भी एवरी के साथ लगाओगे, एवरी मोमेंट, कुछ भी आप कहो, तो एवरी के साथ कभी भी आप कोई वर्ड लगा रहे हो, कोई टाइम एक्सप्रेशन लगाने वाला शब्द दिखा रहे हो, तो ये फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा। एवरी ईयर हर साल होता है, एवरी मंथ हर महीने होता है, एवरी सेकंड हर सेकंड होता है। वो काम जो हर बार होता है, बार बार होता है, उसको दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाती है, फर्स्ट फॉर्म दिखाती है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ सेमी निगेटिव वर्ड्स हमारे पास होते हैं, ये कहीं आपको मिल जाए, ठीक है, कुछ सेमी निगेटिव वर्ड्स हमारे पास होते हैं, अगर ये कहीं मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कहाँ चले गए हम, देखो इधर देखो। जैसे हार्डली है, ठीक है, रेयरली है, बेयरली है। हार्डली के साथ एक शब्द होता है स्कार्सली, ठीक है, सेल्डम, डॉट 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 ETC। पहली बात तो ये सारे के सारे शब्द जितने दे रखे हैं, सबके सब जितने भी शब्द ये आपके सामने हैं, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे, सेमी निगेटिव है, लेकिन ये कैसे ही यूज़ होते हैं, इनको निगेटिव माना जाता है। इनमें से किसी शब्द के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इनका मीनिंग ऑलरेडी ही क्या है ना, इनका मीनिंग ऑलरेडी ही निगेटिव है। इन सब का एक ही मीनिंग निकलता है, मुश्किल से। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, इन सबका सेम मीनिंग निकलता है, सबका मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग है, मुश्किल से। इन सबका मीनिंग निकलेगा मुश्किल से, है ना। आई हार्डली गो देयर, मैं मुश्किल से ही वहाँ पे जाता हूँ, है ना। आई रेयरली गो देयर, आई बेयरली गो देयर, मैं मुश्किल से वहाँ जाता हूँ, मैं नहीं जाता वहाँ पे। तो मैं मुश्किल से ही वहाँ जाता हूँ मतलब मैं वहाँ नहीं जाता, और आप वहाँ नहीं जाते मतलब इसके अंदर ऑलरेडी नॉट जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, इनके साथ जनरली हम नोट का यूज़ नहीं करते। बाकी फ्रीक्वेंसी इनकी ऑलमोस्ट जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जीरो भी है तो है ही। इन शब्दों के साथ भी जनरली वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अच्छा ठीक, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ दो चार, ठीक है। उस हिसाब से आप जज करना कि भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दो चार सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखता हूँ, उसके बाद फिर मजा आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई।
देखो भाई, ऊपर की 4-5 बातें उन्हीं पे मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, इसके आगे हमें कुछ और भी पॉइंट्स देखने हैं, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल डेली। अब जैसे मैंने डेली शब्द अभी कहीं बताया नहीं मैंने डेली शब्द, लेकिन डेली का मतलब एक बार या बार बार, रोज। डेली का मतलब प्रतिदिन, डेली, रोज। कोई काम अगर डेली होता है, रोज होता है, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो राम इज गोइंग नहीं, राम आप कहेंगे गोज। नेक्स्ट देखो, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, एक बार नहीं, बार बार नहीं, हमेशा, जितनी बार भी होगा हमेशा। तो राम इज ऑलवेज कंप्लीटिंग इज वर्क, राम हमेशा अपना काम पूरा करता है। तो इज ऑलवेज कंप्लीटिंग कहा गया है। ऑलवेज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इज हटाओ, कंप्लीटिंग हटाओ, आप कहो राम कंप्लीट्स हिज वर्क। राम ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क, राम हमेशा अपना काम पूरा करता है। ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब है, वर्ब से पहले ही रखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आई ऑफन गो फॉर अ वॉक, कह रहा कि मैं जनरली वॉक पे जाता हूँ। ऑफन मतलब अक्सर वो वॉक पे जाता है, एक आधी बार छूट जाए, लेकिन अक्सर वो जाया करता है। और अगर कोई अक्सर जाता है मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप कहोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही तो है। अरे बच्चे, आई भले सी सिंगुलर हो, लेकिन इसके साथ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आई ना जनरली सिंगुलर होता है, लेकिन आई प्लूरल की तरह भी यूज होता है केवल 2 जगह, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक प्रेजेंट परफेक्ट में, ध्यान रखना। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको प्लूरल माना जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब मान रहे होते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैज़ नहीं आता, आई के साथ हैव आता है। आई जनरली सिंगुलर होता है, ध्यान से देखना, ये वाली बात इस तरीके से अलग होकर तुमने नहीं देखी होगी, हो सकता है कि कब सिंगुलर बन रहा है, कब प्लूरल बन रहा है। जनरली आई सिंगुलर है, आई को सिंगुलर ही मानेंगे, लेकिन आई प्लूरल बन सकता है केवल 2 सिचुएशन में। आई प्लूरल माना जाता है केवल 2 सिचुएशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात है, मैं टेंसेस बता चुका हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ की जगह किसके साथ? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ आता है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा आई ऑफन गोज फॉर अ वॉक, कि मैं अक्सर वॉक पे जाता हूँ, तो गोज नहीं, क्या कहेंगे आप? आई ऑफन गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो आई एम गोइंग नहीं, आप कहोगे आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, राज इज हार्डली ट्राइंग टू फाइंड आउट द एड्रेस, कि भाई जो राज है वो शायद ही या मुश्किल से ही एड्रेस ढूंढ रहा है, वो एड्रेस नहीं ढूंढ रहा, वो है ना, वो घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर हार्डली आ गया तो इज नहीं आएगा, ट्राइंग नहीं आएगा, राज सिंगुलर है तो ट्राइज लिखो, है ना। राज हार्डली ट्राइज टू फाइंड आउट द एड्रेस, माना राज को एड्रेस ढूंढने का काम है, लेकिन वो मुश्किल से ये एड्रेस ढूंढता है, वो एड्रेस ढूंढता नहीं, मिल गया, नहीं मिला तो वो छोड़ देता है। तो हार्डली आया है तो हार्डली के साथ फ्रीक्वेंसी दिखाओगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म दिखाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए, जैसे मैंने एवरी वाला एग्जांपल आपको दे दिया, ऑलवेज वाला एग्जांपल दे दिया, डेली वाला दे दिया और हार्डली वाला दे दिया। ABC से रिलेटेड तीनों बातें मैंने एग्जांपल्स में आपको दिखा दी हैं। अब इसके बाद हम कोशिश करते हैं किसकी, 2-4 पॉइंट्स और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने C तक बताया आपको, है ना, D पॉइंट देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो होते हैं वो टाइमलेस एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं वो? टाइमलेस एक्शंस होते हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो सब के सब टाइमलेस एक्शन है। टाइमलेस एक्शन मतलब वो प्रेजेंट भी है ना, वो पास्ट भी है और वो फ्यूचर भी है, या मैं ऐसे कहूँ, ना तो वो प्रेजेंट है, ना वो पास्ट है, ना वो फ्यूचर है, दोनों ही बातें ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे एक्शंस होते हैं जो आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे और कल हुए भी थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टाइम पे वो चीज़ें ठीक है। ऐसे एक्शंस को यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए एक चीज़ मैं आपको खास करके बताऊं, एक चीज़ ध्यान रखना कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ जज करते हुए, कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हारे मेरे किसी खास व्यक्ति के लिए दी गई हो सेंटेंस में, ये तुम्हारे लिए वो स्पेसिफिक है, मेरे लिए वो स्पेसिफिक है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा वो चीज़ होगी जो इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सेम है। ठीक है, एक तो चीज़ ये ध्यान रखनी है। बाकी हम इसको 4 चीज़ों में बांटते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो पहला हम इसको कहते हैं कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है, समझ रहे हो, कोई भी आपके पास साइंटिफिक फैक्ट है तो उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानेंगे। दूसरा, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानेंगे। ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मानेंगे। और कोई फिलोसॉफिकल फैक्ट है उसको भी क्या ही मानेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ ही मानेंगे। जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, मैंने कहा 2+2 = 4 है, साइंटिफिक नहीं, ये तो मैथमेटिकल हो गया। 2+2 = 4 है, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। साइंस की बात करें, वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, आपने कहा साइंटिफिक फैक्ट है यार, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए ठीक है। आज, कल, परसों, बीता हुआ कल, आज और बीता आने वाला कल, ये तीनों टाइम के लिए सेम रहेगी बात कि पानी 100 डिग्री पे उबलेगा, 2+2 = 4 होंगे।
ठीक है, ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्ट्स की बात करें, देखो साइकोलॉजिकल मतलब जो तुम्हारे माइंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे माना कोई व्यक्ति परेशान है तो मैं उससे कहूँ कि भाई समय के साथ सब ठीक हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट मैंने आपसे कहा कि टाइम के साथ ठीक हो जाता है सब, यार थोड़ा टाइम दो, है ना। कोई बंदा परेशान हो रहा है, माना भाई बड़ा परेशान है कोई व्यक्ति, उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, समथिंग लाइक दैट, या नॉट गेटिंग द सिलेक्शन इन गवर्नमेंट एग्जाम, कुछ ऐसा है, बड़ा परेशान है कोई व्यक्ति, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिलोसफिकल फैक्ट्स, फिलोसफिकल में जो शब्द है फिलो का मतलब होता है लव, है ना। तो फिलोसफिकल फैक्ट भी वही है कि भाई राइटर कोई कुछ कह के चला गया, सोक्रेटिस कुछ कह गया, ऐसा कुछ है, कोई फिलोसफिकल फैक्ट्स है। जैसे अब हम कहते हैं कि भाई लव चेंजेस अ पर्सन, है ना, ये प्यार किसी व्यक्ति को बदल देता है, कैसा फैक्ट है, फिलोसफिकल फैक्ट है, फिलोसफी है कि भाई ये बात सब पे ये बात लगभग सब पे लागू होती है, तो फिलोसफिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बात करूं सन की, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट में यहाँ पे राइजेस आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आपने सुना हुआ लाइन बिल्कुल सेम की सेम, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर बॉइल्स लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीज़न क्या है, अरे रीज़न फ्रीक्वेंसी तो है, आज थोड़ी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो। मैं आपसे कहता हूँ 2 and 2 मेक्स 4, यहाँ पे मेक और मेक्स दोनों ठीक है, अगर तुम परेशान हो रहे हो इस बात को लेके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैथ्स में हम कहते हैं कि 2 parallel lines never intersect each other। मैंने आपसे कहा 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 पैरेलल लाइन सब्जेक्ट है, नेवर तो एडवर्ब हो गया, इंटरसेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लाइंस प्लूरल है तो इंटरसेक्ट लिखा है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। 2 पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यार, और पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ध्यान रखना, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, दोनों की बात करूँ तो क्या है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं। सेंटेंस नंबर 5 की बात कर लें, जिसमें मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, क्या, टाइम इज द बेस्ट हीलर, सबसे अच्छा, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं टाइम के साथ, टाइम के साथ सब हो जाता है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल है, पीएस वाइज साइको लिख देता हूँ, साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक है हमारे पास, मैंने कहा लव चेंजेस अ पर्सन, प्यार जो है किसी व्यक्ति को बदल देता है, मैं ये कह रहा हूँ, तो लव चेंजेस अ पर्सन क्या है, फिलोसफिकल है ना, ये फिलोसफिकल हो गया हमारा। अब तुम देखोगे इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ क्या कॉमन है कि सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, देखो यहाँ इज़ आया भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, चेंजेस आया भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सबके सब यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। 4 सिचुएशन पढ़ाई हैं, चारों की चारों ध्यान रखना। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, किसी एक्शन का बार बार होना, क्या, बार बार होने के लिए हम कहें तो भाई हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टाइम एक्सप्रेशन है, एवरी के साथ लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म, सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यूनिवर्सल ट्रुथ में भी 4 चीज़ें बताई हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स है, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं और फिलोसफिकल फैक्ट्स हैं, इन चारों के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद थोड़ी सी बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है एक्शन फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, ठीक है, जो भी एक्शन हुआ है वो बार बार हो रहा है, एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ, फर्स्ट फॉर्म लगाओ। एक बात और दिमाग में रखना, पता है, मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, टाइम डिसाइड्स द टेंस, ठीक है, ये बात बिल्कुल माथे में रखना अपने, बिल्कुल एकदम माथे पे लिख के, टाइम डिसाइड्स द टेंस। कभी भी टेंस डिसाइड करने की बात होगी ना तो कौन डिसाइड करेगा, टाइम। सेंटेंस का जैसा भी टाइम होगा उस हिसाब से टेंस डिसाइड करेंगे, एक बात रही है। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मैं तुम्हें बहुत बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ, जिस बच्चों को थोड़ा आता होगा ना उसको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार कितना बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो, मतलब इट मस्ट बी दैट कि तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को नहीं पता थी ये बात, पक्की, उसके लिए मैं श्योर हूँ। बस बैठे रहो पेटी बांध के, है ना, मेहनत करेंगे साथ में, चलो। मैंने एक बात बताई कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, ये बात ध्यान रखना, आगे मैं बहुत जगह इस चीज़ को यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की,
तो पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है सर? सेकंड फॉर्म। बता चुका हूँ मैं, पास्ट इंडेफिनिट होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म होती है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कैसे पता करोगे कि सेकंड फॉर्म है, पास्ट का सिंगल कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, पास्ट का सिंगल कंप्लीटेड एक्शन, ये बार बार नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, कोशिश करना देख के कि वो एक ही बार हुआ हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नहीं दिखाएगा, एक ही बार एक्शन हुआ है। पास्ट का कोई एक्शन है, जो कोई एक्शन पास्ट में हुआ था, एक ही बार हुआ था और वो पूरा हो चुका है, उसको पास्ट इंडेफिनिट से दर्शाएंगे। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, आई वेंट देयर, मैं वहां पे गया था। आपने कहा आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। तुम वहां गए थे, या कोई भी तुम सिचुएशन बता रहे हो, तुम्हारा किसी जगह पर जाना पास्ट का एक्शन है और पास्ट का सिंगल एक्शन है। समझ रहे हो? पास्ट का सिंगल एक्शन है, एक बार तुम वहां पे गए थे, आपने कहा। अगर उसने लिख दिया 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है कि मैं वहां पे 4 बार गया था। आई वेंट देयर 4 टाइम्स, मैं वहां पे 4 बार गया था। लेकिन जनरली मैंने एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्शन बार बार नहीं हुआ। समझ रहे हो कि एक्शन बार बार नहीं हुआ है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस बात को बताएगी कि ये पास्ट का कैसा एक्शन है, पास्ट का सिंगल एक्शन है। और जरूरी बात यह है कि आप ये भी कहना चाह रहे हो कि वो पास्ट का सिंगल एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ शब्द भी हमारे पास हैं, कुछ कीवर्ड्स भी हमारे पास हैं, जिसको देख के आप ये कह सकते हो कि हाँ यार, अगर ये शब्द आपको कहीं मिल जाएं तो उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये वर्ड्स जो हैं अपने साथ क्या लेंगे, अपने साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। कुछ वर्ड्स आप दिमाग में रख सकते हो रखने के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे आपको कहीं यस्टरडे मिल जाए तो देखते ही पता चल जाएगा यार पास्ट की बात चल रही है। आपको एगो मिल जाए, है ना, एगो होता है प्रेजेंट से पीछे का टाइम, तो वो पास्ट ही होता है। ठीक है, अगर कोई पास्ट टाइम आपको दिखा दे, पास्ट टाइम जैसे कोई ईयर दे दे, ठीक है, किसी साल की बात कर ले, किसी महीने की बात कर ले, या किसी भी पास्ट के टाइम की बात कर ले, तो समझ लो वो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन कहीं मिल जाए, ठीक है नहीं, जैसे आप कहो लास्ट मंथ, है ना, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ मिल जाए, ये भी किसको दिखाएगा? पास्ट को दिखाएगा। डॉट 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 etc। इन सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, पास्ट का कोई टाइम, महीना, ईयर, साल, मूवमेंट कुछ हो गया, पास्ट, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट लगा के कोई भी टाइम, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मूवमेंट, लास्ट डिकेड, है ना, लास्ट सेकंड, कुछ भी आप कहो, लास्ट के साथ कोई भी आपने टाइम रख दिया, समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट को ही दिखाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक सेंटेंस आपके सामने, मैं 1-2 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, मजा आएगा आपको, ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ आई वॉज बॉर्न इन 1995, माना मैं ऐसे कहता हूँ। दूसरा, मैं कहता हूँ गांधी जी केम इंडिया इन 1915, कि गांधी जी 1915 में भारत आए थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जैसे मैं कहता हूँ राम हेल्प मी 5 years एगो। एगो का मतलब होता है प्रेजेंट से पहले की बात, अब 5 साल पहले, है ना, तो एगो आ गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई। अगर मैं कहता हूँ आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे, कि भाई कल मैं कानपुर गया था। यस्टरडे मतलब कब गए थे? कल गए थे। कल क्या है? पास्ट है, पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यस्टरडे आया, एगो आया, कोई ईयर दे दिया पास्ट का, ठीक है नहीं, इन सब के लिए आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी? सब के लिए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी। सब के लिए आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी? सेकंड फॉर्म। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, कहीं भी कोई पास्ट का ईयर आ जाए, समझ रहे हो, कोई पास्ट का ईयर आ जाए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, इसके अलावा कोई पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, लास्ट प्लस, है ना, लास्ट मोमेंट, लास्ट लगा के कोई शब्द आ जाए, ऐसी कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती क्या है? मैंने आपको बता दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट का सिंगल कंप्लीटेड एक्शन, की पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसको दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा मैं 1995 में पैदा हुआ था, ये काम पूरा हो चुका। मैंने कहा 1915 में गांधी जी आए थे, एक्शन पूरा हो चुका पास्ट में, और एक ही एक्शन है, सिंगल एक्शन है। एक से ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अभी मैं फिलहाल सिंगल एक्शन की बात कर रहा हूँ। राम ने 5 साल पहले मेरी मदद की थी, मदद पूरी हो चुकी, काम पूरा हो चुका। कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। एक अकेला सिंगल एक्शन है जिसका काम पूरा हो चुका, पास्ट का सिंगल एक्शन जारी नहीं है, पूरा हो चुका है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। फिर मैंने कहा आई वेंट टू कानपुर, मैं कानपुर गया, कब गया? मैंने कहा यस्टरडे। यस्टरडे क्या है? कल,
कल मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट, पास्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है, पास्ट के सिंगल कंप्लीटेड एक्शन को। पास्ट इंडेफिनिट के बाद अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, है ना, अगर इंडेफिनिट की बात कर लें तो इंडेफिनिट में हमारे पास 3 चीज़ें ही हैं, है ना। एक बचा हमारे पास क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिंपल सी बात है ना। फ्यूचर का कैसा एक्शन, फ्यूचर का सिंगल एक्शन। अब इसको कंप्लीटेड तो कह नहीं सकते, अगर एक्शन ही फ्यूचर का है तो कंप्लीटेड तो होने से गया। फ्यूचर का सिंगल एक्शन है, जैसे मैं कहता हूँ आई विल गो टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाऊँगा, कब का एक्शन है, फ्यूचर का। एक्शन कितना है, एक एक्शन है, सिंगल एक्शन है। फ्यूचर के सिंगल एक्शन के लिए विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ विल की जगह शैल लगा दो तो आपको वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आई और बी के साथ क्या बताया मैंने, शैल लगाया। हालांकि दोनों ही ठीक होता है, विल लगा लो शैल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि भाई आप आई और बी के साथ क्या लगाओ, शैल लगाओ। अभी फिलहाल मॉडर्न इंग्लिश में लगभग शैल का प्रयोग बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि लुप्त हो चुका है। शैल का यूज मॉडर्न इंग्लिश में होता ही नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप हमेशा विल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी ग्रामर है, थोड़ा ध्यान रखो यार, इतना लुप्त ना होने दो उसको। धीरे धीरे आई और वी के साथ शैल लगा लिया। जब मैंने कहा आई शैल गो टू दिल्ली, कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, फ्यूचर का सिंगल एक्शन है, विल शैल का यूज़ कर लिया। बाकी अभी इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने का। हाँ, इसको रिलेट जब मैं करूँगा कंडीशनल सेंटेंस में तब ये काम आएगा, अभी फिलहाल इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। इंडेफिनिट की बात करूँ तो ये हो गई। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। और देखो 3 हमने देख लिए, इधर आ जाओ जरा। इंडेफिनिट के 3 टेंसेस हमने देख लिए हैं, मैंने तीनों करा दिए, ठीक है। ये बता दिया है, ये बता दिया है, ये बता दिया है। बात करते हैं कंटिन्यूस टेंस की और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, पहले फ्यूचर बताऊं, नहीं एक काम करते हैं, रिलेट करते हुए चलते हैं ना, ठीक है। तो एक हो गया कंटिन्यूस, हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है साहब। अब हम 2 की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं, ठीक है, एक कंटिन्यूस की बात करूंगा, एक परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूंगा, ठीक है। सेम मैं इसकी बात करूंगा पास्ट कंटिन्यूस की, मतलब दोनों एक ही है। कभी तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बैठेगा, नहीं, डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं बैठेगा, ठीक है। कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, ये हम दोनों देखेंगे। फिलहाल हम दोनों को साथ में देखेंगे, कंटिन्यूस टेंस को और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। फ्यूचर तो मैंने आपको बताया, कंडीशनल सेंटेंस में मैं बढ़िया से बता ही दूंगा। हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे, कंटिन्यूस की और परफेक्ट कंटिन्यूस की, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद आगे जब चलोगे तो मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मुझे बताना है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि बताना। अब ध्यान से देखिएगा, 2 बातें मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो भाई, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने कहीं कंटिन्यूस टेंस है, कैसा टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, और आपके सामने एक परफेक्ट कंटिन्यूस रखा है, तो बोले सर दोनों हैं, दोनों में कोई तो फ़र्क होगा। मैंने कहा अरे क्यों नहीं होगा भाई फ़र्क, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में फ़र्क होगा, बिल्कुल होगा। देखो भाई, जो कंटिन्यूस टेंस होता है, मैं आपसे कहूँ जारी एक्शन है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, किसी भी जारी एक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर आपको लगता है कोई एक्शन जारी है, किसी काम का, किसी एक्शन का क्या होना, एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन का क्या होना, जारी होना कंटिन्यूस टेंस है, तो आप कहोगे सर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है। मैंने कहा यार परफेक्ट कंटिन्यूस भी क्या है, एक्शन का क्या होना, एक्शन का जारी होना, लगातार चलते रहना, ठीक है। जारी होना समझ रहे हो, जारी होना मतलब इशू होना नहीं, जारी होना मतलब टू बी कंटिन्यू, किसी चीज़ का लगातार चलते रहना, किसी चीज़ का लगातार चलते रहना, कंटिन्यू रहना, किसी भी एक्शन का जारी होना कंटिन्यूस टेंस है। आपने कहा सर परफेक्ट कंटिन्यूस, मैंने कहा अरे ये भी यही है, किसी एक्शन का जारी होना परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन बालक दोनों में एक फ़र्क है, कंटिन्यूस टेंस में एक्शन जारी तो होता है लेकिन टाइम दिया हुआ नहीं होता, समझ रहे हो। और यहाँ यही फ़र्क है, परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन जारी तो होता है लेकिन क्या भी दिया होता है साथ में, टाइम भी दिया होता है। इतना ही फ़र्क है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस टेंस, अगर मैंने कहा कि बारिश पड़ रही है, कंटिन्यूस से मनाओगे, बारिश पड़ रही थी कंटिन्यूस से मनाओगे। लेकिन मैंने कहा सुबह से बारिश पड़ रही है, सुबह से क्या है, सुबह से टाइम है। जैसे मैंने कहा सुबह से बारिश पड़ रही है, किससे बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस से बनेगा। मैंने कहा बारिश पड़ रही थी, पास्ट कंटिन्यूस। सुबह से बारिश पड़ रही थी, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने कहा बारिश पड़ रही है, कंटिन्यूस टेंस। 7 बजे से बारिश पड़ रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तुम्हें देखना पड़ेगा बालक, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या है। मैंने कहा टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई, मैं एक सेंटेंस आपसे कहूँ कि मैं जो हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैंने कहा मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ भाई,
आप कहेंगे अरे सर बिल्कुल सही, हमें पता है इंग्लिश पढ़ा रहे हो। अगर मैंने आई एम टीचिंग इंग्लिश लिखा, इस बात का मतलब पढ़ाने का काम, पढ़ाने का एक्शन जारी है और कुछ टाइम बाद ये खत्म भी हो जाएगा। समझ रहे हो? कुछ टाइम बाद ये एक्शन, कंटिन्यूस टेंस की यही खासियत होती है कि वो एक्शन जो कुछ समय के लिए जारी है लेकिन आगे जाके वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कंटिन्यूस तो आया ही है। तो कंटिन्यूस टेंस का मतलब यही होता है कि एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय के लिए जारी है लेकिन वो आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें अंग्रेजी फिलहाल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा 1 घंटा पूरा होगा, 1 घंटा सवा घंटा जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो पूरा होगा, पूरा होते ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ये एक्शन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं करा, कंटिन्यूस बनाओगे। वहीं अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 o'clock, जैसे मैं कहता हूँ सिंस 9 PM, मैंने आपसे कहा कि मैं 9 बजे से बैठा हूँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने, जैसे ही मैंने सिंस 9 PM दिखा दिया, मैंने टाइम मेंशन कर दिया, तो मैंने आपको बताया जब जब टाइम आएगा तो टेंस कंटिन्यूस नहीं हो सकता। अब ये गलत है, आप कहोगे आई परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 PM, सेंटेंस ये सही है, दोनों में फ़र्क है ज़मीन आसमान का, समझे? और वही सेम सिचुएशन यहाँ है। अगर आप चाहो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं सेंटेंस यहाँ मेंशन कर दूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 9 PM, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि एम टीचिंग गलत है, क्योंकि आपने सिंस 9 PM दे दिया, ध्यान रखना। तो टाइम का ही फ़र्क है ना। जैसे मैं कहता हूँ, एक सेंटेंस और दे देता हूँ मैं आपको, मैंने कहा इट इज़ रेनिंग, गलत है सही है? इट इज़ रेनिंग, बोले सर बिल्कुल सही है, बारिश पड़ रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने कहा सुबह से बारिश पड़ रही है, जैसे आपने सिंस मॉर्निंग दिया ना, सिंस मॉर्निंग क्या है बच्चे? सिंस मॉर्निंग टाइम है, और आपने टाइम मेंशन कर दिया ना, तो ये इज रेनिंग गलत है। आप कहोगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि भाई सुबह से बारिश पड़ रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, बिल्कुल बोले जी सुबह से बारिश पड़ रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आ गया इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है साहब? तो इट इज़ रेनिंग और इट हैज़ बीन रेनिंग दोनों में फ़र्क है। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूस होता है किसी एक्शन का जारी होना, ठीक है साहब? परफेक्ट कहीं लग जाता है ना, परफेक्ट कहीं लग जाता है, मतलब परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट होना किसी एक्शन का क्या होना? कंप्लीट होना, समझ रहे हो? कंटिन्यूस कहीं लगा मतलब एक्शन जारी है, साफ साफ पता चल गया कि एक्शन जारी है। परफेक्ट कहीं लगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए परफेक्ट लगने का मतलब है कोई एक्शन क्या हो चुका, परफेक्ट लगने का मतलब है कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका। अच्छा ठीक है, अब आप कहोगे सर आप एक ही सेंटेंस में दो बातें कह रहे हो। अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मैंने कहा बात तो प्रेजेंट की हो रही है, लेकिन आप दो बात कह रहे हो, परफेक्ट मतलब पूरा भी हुआ, कंटिन्यूअस मतलब जारी भी है। बोले सर ये बात समझ में नहीं आई, पूरा भी कह रहे हो परफेक्ट कह के, कंटिन्यूअस कह के जारी भी कह रहे हो। तो बच्चे यही तो कारण है कि यहाँ पे टाइम आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा 7 बजे से बारिश पड़ रही है, अब ध्यान से देखना, मैं आपसे कहता हूँ ध्यान, ये बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा 7 बजे से बारिश पड़ रही है। अब एक बात बताओ, सोच के देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि मेरी तुमसे बात हो रही है, और बताओ क्या हाल चाल? बोले सर सब बढ़िया। मैंने कहा अरे बारिश पड़ रही है, कब से पड़ रही है? अब आप कहोगे सर 7 बजे से पड़ रही है बारिश, तो सोच के देखो, जब मैंने तुमसे बात पूछी होगी, ये 7 के पहले की बात होगी, 7 के बाद की? सोच के देखो, चाहे 1 मिनट हुआ है बारिश पड़ते हुए, चाहे 7:02 हो रही है, चाहे 7:03 हो रही है, चाहे 8 बज रहे हैं, चाहे 9 बज रहे हैं, चाहे 10 बज रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपसे पूछी कि यार बारिश पड़ रही, कब से बारिश पड़ रही है, आपने कहा सर 7 बजे से पड़ रही है बारिश। तो जब मैंने आपसे पूछी होगी ये बात, ये घटना 100% बात की होगी। अब आप कहोगे सर मैंने तो 7 बजे बता दिया आपको। भाई अगर 7 बजे बारिश पड़ रही है और 7 ही बजे तुमने मुझे बता दिया, तो फिर 7 बजे मेंशन करने की जरूरत ही क्या है? सोच के देखो, मैंने कहा बारिश पड़ रही है, बोले हाँ जी बारिश पड़ रही है, 7 बजे से पड़ रही है, 7 ही बज रहे हैं, तो 7 बजे से क्या पड़ रही है? फिर तो 7 बज ही रहे हैं, अभी तो शुरू ही हुई है, अभी तो एक्शन हुआ ही नहीं बारिश पड़ने का, 7 बज रहे हैं, 7 बजे से पड़ रही है, क्या पॉसिबल है? मैं तुमसे 7 बजे पूछ लूँ और 7 बजे से पड़ रही है, आप कहो सर अभी पढ़नी शुरू हुई है, आप माना ऐसा कहते अभी पढ़नी शुरू हुई है, अभी पढ़नी शुरू हुई है का मतलब यही है कि 2, 4, 5, 10 मिनट कुछ तो हुई होगी, कुछ तो एक्शन होगा। मैंने कहा सुबह से बारिश पड़ रही है, इसका मतलब यह है मैंने तुमसे वो बात सुबह के बाद पूछी है, हो सकता है दोपहर में पूछी हो सकता है रात में पूछी हो, समझ रहे हो सकता है शाम में पूछी हो। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 7 बजे से बारिश पड़ रही है, तो ये बात पक्की है कि 7 के बाद का टाइम है, मैंने माना 8 बजे का टाइम है। मैंने माना कितने बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको ध्यान से देखो तो एक बात बताऊं कि 7 से लेके 8 बजे तक का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। 7 से 8 बजे तक का एक्शन क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। और 7 से 8 बजे तक का एक्शन कंप्लीट हो चुका, और कंप्लीट एक्शन के लिए कौन सा टेंस लगाया जाता है? परफेक्ट टेंस लगाया जाता है। आपके सर अच्छा आगे
मैंने कहा 8 बजे तुम्हारी मेरे से बात हो रही है, 8 के आगे का मुझे पता नहीं, हो सकता है 9 तक, 10 तक, 11 तक, 12 तक, कब तक पड़े, आगे तक बारिश पड़ेगी, 8 के बाद तक चाहे 10 मिनट पड़े, लेकिन 8 के बाद तक पड़ तो रही है बारिश। ये जो एक्शन जारी है, ये एक्शन कैसा है? वो एक्शन जो जारी है, जो लगातार चल रहा है। उस जारी एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं जारी एक्शन के लिए। अब ध्यान से देखो, अगर तुमने मेंशन कर दिया टाइम 7 बजे से बारिश पड़ रही है, मतलब बात 7 बजे की बात की है, और अगर बात 7 बजे की बात की है तो ये जो थोड़ा सा बीच का स्लॉट है ना, इस स्लॉट में एक्शन कंप्लीट हो चुका। इस कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस लगाया? परफेक्ट टेंस। और आगे का एक्शन जारी है, इस जारी एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस लगाया? कंटिन्यूस टेंस लगाया। यही कारण है कि टाइम जब जब वो मेंशन कर देगा, इस बात का मतलब है कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा होगा जो कंप्लीट हो चुका होगा। इसी वजह से कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए परफेक्ट लगाते हैं और जारी एक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूस लगाते हैं। टाइम अगर मेंशन कर दिया तो टाइम मेंशन करने के लिए कंटिन्यूस टेंस ना दिखा के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। दोनों में से जारी एक्शन दिखाना चाह रहे हो टाइम के साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओ। बिना टाइम के दिखाना चाह रहे हो, कॉन्टिन्यूस लगाओ। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं इंग्लिश अगर पढ़ा रहा हूँ मतलब कोई भी एक एक्शन है वो जारी है। अब तुम कहोगे सर पर कुछ थोड़ी बहुत देर पढ़ाया भी तो होगा। बिल्कुल सही बात है, थोड़ी बहुत देर पढ़ाया होगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो मेंशन कहाँ करा तुमने? तुमने दिखाया कहाँ कि मैं 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? कुछ लिखा ही नहीं है। अगर कुछ मेंशन नहीं करा तो तुम परफेक्ट चाहकर भी लगा नहीं सकते। तुम कह रहे हो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, बारिश पड़ रही है, कितनी पड़ गई, कितना पूरा हो गया काम, तुमने ये मेंशन करा ही नहीं कि 7 बजे से पड़ रही है, 8 बजे से पड़ रही है, कुछ मेंशन नहीं करा तुमने। तुमने कहा बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ रही है मतलब काम लगातार जारी है कि बारिश पड़ रही है। अब इसके बाद मैं तुमसे कहूं कि भाई कितना हो गया कितना नहीं हो गया, उसके लिए मेंशन करोगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो, मेंशन नहीं करोगे तो कंटिन्यूस टेंस लगा दो। इतनी सी कहानी है, मुझे लगता नहीं इसके अलावा कुछ इसमें समझने के लिए है। बहुत जोर लगा के मैंने आपको चीज़ें कोशिश करी है समझाने की, कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो कहीं भी जारी एक्शन दिखा रहे हो बिना टाइम के दिखाओगे, टाइम लगाओगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे, बात रही है। ठीक है, चाहे वो बात प्रेजेंट की हो चाहे वो बात पास्ट की हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा था। कंटिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस मैंने बता दिया। अब यहाँ से आपको सीखने के लिए कुछ 2-4 चीज़ें जरूर पड़ती हैं। क्या? जैसे मैंने यहाँ पे सिंस का यूज़ करा। किसका यूज़ करा मैंने यहाँ पे? सिंस का यूज़ करा है। तो किसके साथ सिंस आता है, किसके साथ फोर आता है, ये चीज़ हमें सीखनी है। समझ रहे हो? किसके साथ सिंस आता है, किसके साथ फोर आता है, ये थोड़ी सीखने वाली बात है कि कब सिंस लगाएंगे कब फोर लगाएंगे। एक तो ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, मतलब इसके बाद। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ फ्यूचर, देखो इसमें देखो मैं आपको इंडेफिनिट सिखा चुका हूँ। आज की क्लास में हमने इंडेफिनिट सीख लिया है, हमने कंटिन्यूस सीख लिया है, हमने परफेक्ट कंटिन्यूस सीख लिया है। अब बात रही फ्यूचर की। फ्यूचर को तो हम वैसे ही देख लेंगे चलते फिरते, बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत की बात नहीं। फ्यूचर तो मैं आपको रास्ते में सेंटेंसेस के थ्रू ही बता दूंगा। हमने इंडेफिनिट सीख लिया, हमने कंटिन्यूस सीख लिया और हमने परफेक्ट कंटिन्यूस सीख लिया। बात बचती है केवल परफेक्ट की, जो हमें सीखने से बचा है। अभी हम परफेक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, थोड़ी जानकारी निकालेंगे, थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस पे आएंगे। ठीक है, एक तो रही ये बात। परफेक्ट से पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको 2 चीज़ें दिखाऊंगा, सिंस और फोर। सिंस और फोर की हम बात करेंगे कि भाई सिंस कब आता है, फोर कब आता है। देखो, सिंस और फोर को जानने के लिए आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? जो हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम भी आपका 2 टाइप का होता है। हालांकि बांटने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ टाइम हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉइंट, एक होता है ड्यूरेशन। ठीक है, एक होता है पॉइंट, एक होता है ड्यूरेशन। अगर तुम किसी टाइम को पॉइंट मान रहे हो तो उसके साथ सिंस आता है। अगर तुम किसी पॉइंट को ड्यूरेशन मान रहे हो तो उसके साथ क्या आता है? फोर आता है। अब देखो, पॉइंट और ड्यूरेशन की बात है तो इसका तो मीनिंग से तुम समझ रहे होंगे। कोई एक टाइम जो एक जगह रुका हुआ एकदम एकदम बिल्कुल स्टिल टाइम है, वो पॉइंट है। कोई बहुत लंबा टाइम चल रहा है, बहुत लंबी अवधि चल रही है, बहुत लंबी समय अवधि है, उसकी बात कर रहे हो तो भाई वो ड्यूरेशन होता है। तो बस यही चीज़ है, पॉइंट और ड्यूरेशन में डिफरेंशिएट करना है कि क्या चीज़ पॉइंट है, क्या चीज़ ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम उसको समझेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हम देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क है तो क्या फ़र्क है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे किसके साथ सिंस लगाएं, किसके साथ फोर लगाएं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में डिफरेंस कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद हम थोड़ी सी टाइमलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, टाइमलाइन बहुत जरूरी चीज़ है भाई, उसके बिना कुछ नहीं है। टाइमलाइन पढ़ने के बाद आपका बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा परफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, परफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे। सिंस फोर तो काफ़ी आप पढ़ चुके हैं। बस उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि भाई परफेक्ट चीज़ें क्या हैं हमारे पास। 2-4 चीज़ें हम वहाँ से देखेंगे। इन सब चीज़ों को करने के बाद फिर हम सेंटेंसेस पे आएंगे, क्लोजेस पे आएंगे, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स पे आएंगे, क्या क्या टाइप के सेंटेंस हैं।